आज के इस विश्लेषण में हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राचीन भारत के उस निर्णायक काल में जिसने हमारे आज के समाज और राजनीति की नींव रखी। बिल्कुल। और ये काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। हाँ, मतलब ये वो समय था जब भारत में दूसरे नगरीकरण की शुरुआत हो रही थी। छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे ना, वो विशाल साम्राज्यों में बदल रहे थे। सही कहा आपने। इस विस्तृत और गहन चर्चा के लिए हमने जिन स्रोतों का अध्ययन किया है उनमें प्राचीन इतिहास की मानक पुस्तकें शामिल हैं। साथ ही राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री और 16 महाजनपदों पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है। और मगध साम्राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज भी तो हैं। हाँ, वो भी। और इन दस्तावेजों के साथ साथ हमने उन स्रोतों को भी खंगाला है जो बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारणों की बहुत गहरी व्याख्या करते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे महज एक धातु की खोज ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। मतलब एक धातु ने विश्व के पहले गणतंत्र स्थापित करवा दिए। बिल्कुल। और 16 राज्यों की उस आपसी लड़ाई में मगध ही सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर क्यों उभरा, ये भी हम समझेंगे। और ये भी कि इसी उथल-पुथल वाले काल में नई दार्शनिक विचारधाराओं ने क्यों जन्म लिया। सुनने वालों के लिए जानना वाकई बेहद रोमांचक होगा कि आधुनिक शहरों या जो टैक्स सिस्टम होते हैं और कूटनीति के बीच आज से हजारों साल पहले कैसे बोए गए थे। ये सचमुच एक ऐसा दौर था जहां हर दिशा में एक क्रांति हो रही थी। तकनीक हो या राजनीति या फिर मानव दर्शन, सब कुछ एक साथ बदल रहा था। तो चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम वैदिक काल को देखें तो लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। हाँ, जन। उनका जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर था और वे बहुत ज्यादा घुमंतू किस्म के थे। फिर ये जन अचानक से बड़े राज्यों यानी जनपदों और फिर महाजनपदों में कैसे बदल गए। मैं सोच रहा था कि हमारे स्रोत इसके पीछे क्या कारण बताते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा कारण एक धातु थी, और वो धातु थी लोहा। लोहा मतलब लोहे ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। हाँ, लोहे की खोज ने असल में एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल के अंत में जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोगों के हाथों में तांबे या कांसे से कहीं अधिक मजबूत हथियार आ गए। बिल्कुल। लोगों ने लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा की घाटी के घने और कठोर जंगलों को साफ करना शुरू किया। और इसके बाद खेती में भी तो बदलाव आया होगा। सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव वही था, लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल। अच्छा। गंगा की घाटी के मिट्टी बहुत उपजाऊ तो थी, लेकिन वो बेहद कठोर भी थी। पुराने लकड़ी या तांबे के हलों से उस जमीन की गहरी जुताई संभव ही नहीं थी। तो लोहे के हलों ने इस कठोर जमीन को चीरकर गहरी जुताई को मुमकिन बना दिया। सही पकड़ा आपने। और गहरी जुताई का सीधा मतलब था अत्यधिक अनाज की पैदावार, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस या कृषि अधिशेष कहते हैं। बिल्कुल वही। से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज का एक बड़ा वर्ग खेती छोड़कर अन्य काम करने के लिए आजाद हो गया। मतलब अब हर किसी को अपना पेट पालने के लिए सिर्फ जमीन नहीं जोतनी थी। हाँ, लोग विशेष कौशल सीखने लगे। वे कुम्हार और बुनकर या फिर बढ़ई और धातु का काम करने वाले शिल्पी बनने लगे। तो समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो सिर्फ चीजें बनाता था। और जब चीजें बनेंगी तो उनका आदान प्रदान भी होगा, व्यापार बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहीं से व्यापार ने सच में रफ्तार पकड़ी। और जब व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा तो लेन देन के लिए किसी मानक चीज की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बार्टर सिस्टम की तो अपनी सीमाएं होती हैं। इसी जरूरत ने इतिहास में पहली बार मुद्रा के चलन को जन्म दिया। हमारे स्रोतों में आहत सिक्कों या पंच मार्क कॉइन्स का जिक्र बार बार आता है। ये वही सिक्के हैं ना जो चांदी के बने होते थे। हाँ, ये ज्यादातर चांदी के बने होते थे और इन पर अलग अलग तरह के ठप्पे या पंच लगे होते थे। क्या बात है। और जब मुद्रा आ गई और व्यापारिक मार्ग बन गए तो इन्हीं व्यापारिक केंद्रों ने धीरे धीरे शहरों का रूप ले लिया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारत में पहली बार बड़े शहर फिर से उभरे। बिल्कुल। राजगृह और पाटलिपुत्र या चंपा और श्रावस्ती जैसे शहर इसी दौर में स्थापित हुए। और इतिहासकार इसी घटना को द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही तार्किक लगता है ना? अनाज ज्यादा हुआ तो शिल्पकला बढ़ी और शिल्पकला से व्यापार बढ़ा, व्यापार से मुद्रा आई और अंततः शहर बस गए। एकदम सही। लेकिन मुझे राजनीति के नजरिए से ये समझना है कि इस कृषि अधिशेष ने राजाओं की ताकत को कैसे बढ़ाया। इस अनाज ने राजाओं को वो असली ताकत दी जिसे हम आज इकोनॉमिक पावर कहते हैं।
ऋग्वेदिक काल में राजा को जो कर दिया जाता था उसे बलि कहते थे। बलि मतलब वो जानवरों वाली बलि नहीं? नहीं, ये एक तरह का स्वैच्छिक दान था। लोग अपनी मर्जी से राजा को सम्मान के तौर पर उपज का कुछ हिस्सा देते थे। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि पैदावार बहुत ज्यादा थी और जमीन की कीमत बढ़ गई थी, तो राजाओं ने इस कर को अनिवार्य बना दिया। मतलब अब मर्जी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं। फसलों पर आमतौर पर उपज के छठे हिस्से यानी 1/6 भाग पर कर लगाया जाने लगा। तो अब ये कोई दान नहीं था बल्कि एक अनिवार्य टैक्स प्रणाली बन गई थी जिसे चुकाना ही था। और इसी नियमित टैक्स के कारण राजाओं के खजाने भरने लगे। जब खजाने भरे हों तभी एक राजा विशाल स्थायी सेना रख सकता है जो सिर्फ युद्ध लड़ने का काम करें। हाँ, और साथ ही कर वसूलने के लिए एक पूरी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का तंत्र भी खड़ा किया गया। तो जब स्थायी सेना और मजबूत खजाना हाथ में आ गया तो महत्वाकांक्षी राजाओं ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले शुरू कर दिए। इसी विस्तारवाद की भूख ने छोटे जनपदों को विशाल महाजनपदों में बदल दिया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते पूरा उत्तर भारत ऐसे ही 16 महाजनपदों में बंट गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की स्पष्ट सूची मिलती है। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम साम्राज्य या प्राचीन राज्य सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक राजा की तस्वीर आती है जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके आदेश पर सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन इन 16 महाजनपदों में से सिर्फ राजतंत्र नहीं थे बल्कि कुछ ऐसे राज्य थे जो हैरान करने वाले तरीके से आज के लोकतंत्र की तरह चलते थे। ये प्राचीन भारतीय राजनीति का एक बहुत ही शानदार और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला पहलू है। बिल्कुल। पर इन अनोखे राज्यों पर बात करने से पहले इन 16 महाजनपदों की भौगोलिक विविधता को देखना भी जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ गंगा की घाटी तक सीमित नहीं थे। सही कहा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अश्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर बसा था। और सुदूर उत्तर पश्चिम में कंबोज था जो अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। वहीं पास में गांधार भी था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला उस समय शिक्षा और व्यापार का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुकी थी। ये विविधता तो वाकई कमाल की है, लेकिन मैं उन लोकतांत्रिक राज्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो हम उनकी बात करते। मैं समझ सकता हूँ कि एक राजा का शासन कैसे काम करता है, लेकिन ये प्राचीन गणराज्य बिना किसी एक केंद्रीय सत्ता के आपस में लड़े बिना कैसे काम करते थे? ये वो एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या वे सच में लोकतांत्रिक थे या सिर्फ कुछ अमीर परिवारों का गुट थे? आप गणसंघों या रिपब्लिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मगध और कौशल या वत्स और अवंती जैसे राज्य पूरी तरह से राजतंत्र थे, जहां सत्ता एक वंशानुगत राजा के पास होती थी, यानी राजा का बेटा राजा। हाँ, लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे राज्य गढ़ संघ थे। अगर हम वज्जी संघ की बात करें तो वो वास्तव में 8 अलग-अलग कुलों या क्लैंस का एक समूह था, जिसमें लिच्छवी और विदेह सबसे प्रमुख थे शायद, और ज्ञात्रिक भी। यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि कुलों के प्रतिनिधियों की एक विशाल परिषद या काउंसिल के पास होती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि फैसले वोटिंग से होते थे? काफी हद तक हाँ। महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक चर्चा से लिए जाते थे। उनके पास बाकायदा एक सभा भवन होता था जहां प्रतिनिधि बैठते थे। ये तो बिल्कुल आज की संसद जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और अगर किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनती थी तो शलाका नाम की लकड़ी की पर्चियों के जरिए गुप्त मतदान भी होता था। लकड़ी की पर्चियों से सीक्रेट बैलेट, ये तो बहुत ही अद्भुत है। स्रोतों के अनुसार वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। भले ही आज के आधुनिक लोकतंत्र की तरह हर आम नागरिक वोट नहीं डालता था, बल्कि कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि ही शासक चुनते थे। फिर भी उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। हाँ, यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण था और सामूहिक जिम्मेदारी की एक बहुत गहरी भावना थी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक तरफ हमारे पास राजतंत्र हैं जो अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ये गणसंघ है जो सभाओं और मतदान से चल रहे हैं। और इन 16 महाजनपदों के बीच वर्चस्व की एक लंबी और हिंसक लड़ाई चली। इसे उस दौर का गेम ऑफ थ्रोन्स कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बिसात में आखिरकार केवल मगध ही क्यों जीता? वो कौन सा एक्स फैक्टर था जिसने मगध को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सिरमौर बना दिया? मगध की सफलता किसी एक कारण से नहीं आई थी। यह भूगोल और अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य नवाचार और बेहद महत्वाकांक्षी शासकों का तालमेल था। अगर हम भूगोल से शुरुआत करें तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी ना? हाँ, राजगृह 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरी हुई थी।
इन पहाड़ियों ने उसे एक प्राकृतिक और अभेद्य किला बना दिया था। मतलब किसी भी दुश्मन के लिए पहाड़ियों को पार करके उस पर सीधा हमला करना लगभग असंभव था। बिल्कुल। और जब उन्होंने अपनी राजधानी बदली तो उनकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र का भूगोल भी कुछ कम रणनीतिक नहीं था। पाटलिपुत्र का चुनाव तो और भी ज्यादा कूटनीतिक लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि वह गंगा और गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। नदियां उसके लिए एक जलदुर्ग या वाटरफोर्ट का काम करती थीं। कोई भी सेना आसानी से नदी पार करके अचानक हमला नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ा फायदा ये था कि इन नदियों के कारण यातायात और पूरे उत्तर भारत के साथ व्यापार बहुत तेज और आसान हो गया था। तो भूगोल तो उनके पक्ष में था ही, लेकिन मगध की आर्थिक और सैन्य ताकत भी बेजोड़ थी। हमारे स्रोतों में इस बात का साफ जिक्र है कि मगध के पास लोहे की बेहतरीन खदानें थीं। जो इलाका आज का झारखंड और दक्षिणी बिहार है, वहां की खदानें सीधे मगध के नियंत्रण में थीं। इन लोहे की खदानों पर एकाधिकार होने का सीधा मतलब था कि मगध की सेना के पास सबसे उन्नत और मजबूत हथियार थे। उनके तीर और उनकी तलवारें बाकी राज्यों से कहीं बेहतर थीं। और सैन्य ताकत के मामले में मगध ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने युद्ध के तौर तरीके ही बदल दिए। आप हाथियों की बात कर रही हैं ना? हाँ, उन्होंने इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। हाथियों का तो उस दौर के टैंक कहा जा सकता है। ये तुलना बहुत सटीक है। पूर्वी भारत के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। मगध के शासकों ने इन्हें पकड़ा और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इन हाथियों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दलदली इलाकों और घने जंगलों में जहां घोड़ों के पैर फंस जाते थे, वहां ये आसानी से चल सकते थे, बिना रुके आगे बढ़ सकते थे। वे दुश्मन की पैदल सेना की पंक्तियों को बुरी तरह रौंद देते थे और किलों के बड़े बड़े दरवाजे तोड़ने में उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन एक बात है, बेहतरीन हथियार और हाथी तब तक किसी काम के नहीं होते जब तक उन्हें इस्तेमाल करने वाला दिमाग चतुर ना हो। बिल्कुल सही। मगध के शासकों की कूटनीति भी बहुत आक्रामक और सोची समझी थी। हर्यंक वंश के बिंबिसार का उदाहरण ही ले लीजिए। बिंबिसार एक बहुत ही दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने समझ लिया था कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए हर बार खून बहाना जरूरी नहीं है। उन्होंने वैवाहिक कूटनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हाँ, उन्होंने कौशल राज्य की राजकुमारी से और वैशाली के लिच्छवियों की राजकुमारी से और मद्र देश की राजकुमारी से शादियां की। इन शादियों से उन्हें सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही नहीं मिला, बल्कि दहेज में काशी जैसा अत्यधिक समृद्ध और व्यापारिक क्षेत्र भी मिल गया। उनके रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि कोई भी पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिंबिसार ने तो रिश्ते बनाए, लेकिन उनका बेटा अजातशत्रु तो बिल्कुल ही अलग मानसिकता का व्यक्ति था। अजातशत्रु अत्यधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसे सत्ता की इतनी भूख थी कि उसने अपने ही पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। उसने सत्ता के लिए जो किया वो काफी खौफनाक था। अजातशत्रु ने कूटनीति की जगह सीधे युद्ध और विस्तारवाद के आक्रामक नीति अपनाई। मुझे स्रोतों में अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच हुए युद्ध का विवरण सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। वज्जी संघ को हराने में अजातशत्रु को 16 साल लग गए। और इसके लिए उसने जो जासूसी और कूटनीति का सहारा लिया, वो किसी आधुनिक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। यह प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन जासूसी अभियानों में से एक है। अजातशत्रु अच्छी तरह जानता था कि वज्जी संघ को सीधे युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनके 8 टुल पूरी तरह एकजुट थे। इसलिए उसने अपने एक बेहद चतुर मंत्री वस्कार का इस्तेमाल किया। वस्कार ने एक नाटक रचाना। हाँ, उसने खुद को अजातशत्रु द्वारा निर्वासित किए गए एक पीड़ित मंत्री के रूप में वैशाली में पेश किया। लिच्छवियों ने उस पर भरोसा कर लिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वस्कार ने सालों तक वहां रहकर अंदर ही अंदर कुलों के बीच अफवाहें फैलाई और उनके बीच शक पैदा किया, उन्हें आपस में लड़ा दिया। और जब वे अंदर से पूरी तरह खोखले और कमजोर हो गए, तब अजातशत्रु ने सही मौके पर हमला कर दिया। और उस हमले में अजातशत्रु ने 2 बिल्कुल नए और उस दौर के हिसाब से महाविनाशकाली हथियारों का इस्तेमाल किया था। उन हथियारों ने वज्जी संघ के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। पहला हथियार था रथ मूसल। ये एक ऐसा रथ था जिसमें आगे की तरफ भारी गदा या मूसल लगा होता था, और संभवतः ये बिना घोड़ों के किसी यांत्रिक तरीके से चलता था या इसे सुरक्षित तरीके से धकेला जाता था। यह दुश्मन की भीड़ में घुसकर उन्हें बेरहमी से कुचलता हुआ निकल जाता था। और दूसरा था महाशिला कंटक, जो एक तरह की प्राचीन कैटापोल्ट या पत्थर फेंकने वाली भारी मशीन थी, जिससे बड़े बड़े पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ दूर से ही दुश्मनों पर दागे जाते थे। इन्हीं निर्मम रणनीतियों के कारण अजातशत्रु ने शक्तिशाली वज्जी संघ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती की शक्ति को तोड़ा।
लेकिन मगध को एक सच्चे अर्थों में विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय जाता है नंदवंश को। महापद्मनंद, जिन्हें कई इतिहासकार भारत का पहला साम्राज्य निर्माता मानते हैं, उन्होंने एक के बाद एक कई क्षत्रिय राजवंशों का समूल नाश किया। उन्होंने एक ऐसी विशाल और पेशेवर सेना खड़ी की जिसकी कल्पना भी उस समय किसी ने नहीं की थी। उनके उत्तराधिकारी धनानंद के पास तो इतनी विशाल सेना थी कि उसके खौफ ने दुनिया के इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। इतिहास के उस रुख और विदेशी आक्रमणों पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और बहुत ही गहरा पहलू भी है। आप धर्म और दर्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब राजा सत्ता के लिए युद्ध लड़ रहे थे और नए शहर बस रहे थे, ठीक उसी समय समाज के भीतर एक बहुत गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ खून खराबा था तो दूसरी तरफ शांति की तलाश। इसी दौर ने भारत को दो नए और महान दर्शन दिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दार्शनिक क्रांति अचानक नहीं हुई थी। ये उस समय के सामाजिक और आर्थिक हालातों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। नगरीकरण और बढ़ते व्यापार ने वैश्य वर्ग को जन्म दिया था। ये व्यापारी आर्थिक रूप से तो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे, लेकिन वैदिक वर्ण व्यवस्था में उन्हें वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था जो जन्म के आधार पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्राप्त था। उनमें इस असमानता को लेकर गहरी बेचैनी थी। इसके साथ ही वैदिक कर्मकांड भी तो बहुत जटिल और बेहद महंगे हो गए थे। एक आम इंसान के लिए उन अनुष्ठानों को करना मुश्किल होता जा रहा था। यही नहीं, वैदिक यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। अब आप इसे आर्थिक नजरिए से देखिए। नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोहे के हलों पर टिकी थी और उन हलों को खींचने के लिए बैल और अन्य पशुओं की सख्त जरूरत थी। पशु बलि के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो रहा था। समाज का एक बड़ा वर्ग इस पूरी व्यवस्था से असंतुष्ट था। इसी असंतोष और ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध ने श्रमण परंपराओं को जन्म दिया। बौद्ध और जैन धर्म इसी वैचारिक क्रांति का सबसे प्रखर रूप थे। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आम लोगों के बीच फैला। उनकी शिक्षाओं का मूल बहुत ही तार्किक था। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने कोई जादुई बात नहीं की, बल्कि एक डॉक्टर की तरह समस्या को पहचाना। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, इस दुख का एक ठोस कारण है जो कि हमारी इच्छाएं हैं। इस दुख को खत्म किया जा सकता है और इसे खत्म करने का एक व्यवहारिक मार्ग है, और वो व्यवहारिक मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने चरम सीमाओं को नकार दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग की वकालत की। उनका कहना था कि न तो अत्यधिक विलासिता में डूबकर जीवन जीना चाहिए और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कठोर तपस्या से इतना कष्ट देना चाहिए कि जीवन ही मुश्किल हो जाए। बीच का संतुलन खोजना जरूरी है। ये बात एक आम व्यापारी या किसान को बहुत आसानी से समझ आ गई। और ये जो त्रिपिटक की बात अक्सर होती है, ये असल में उन भिक्षुओं के लिए एक तरह का प्राचीन संविधान था। बुद्ध के बाद उनके ज्ञान को सिर्फ मौखिक रूप से बिखरने नहीं दिया गया, बल्कि उसे 3 अलग-अलग पिटारियों या वर्गों में व्यवस्थित किया गया। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए अनुशासन के नियम थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के मुख्य उपदेश थे। और अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान की गहरी बातें थीं। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका था जिसने इस धर्म को सदियों तक जीवित रखा। और बाद में इसे हीनयान, महायान और वज्रयान जैसी शाखाओं में विकसित होने का आधार दिया। दूसरी तरफ जैन धर्म के सिद्धांत भी इसी काल में अपने चरम पर पहुंचे। अक्सर लोग सिर्फ वर्धमान महावीर का नाम जानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी और प्राचीन परंपरा है, जिसकी शुरुआत ऋषभदेव से हुई थी। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर रूप दिया। उन्होंने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का मार्ग सुझाया। लेकिन जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान बने उनके 5 महाव्रत: अहिंसा और सत्य और अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने अहिंसा को एक बिल्कुल नए और चरम स्तर पर पहुंचा दिया। जैन दर्शन का एक सिद्धांत मुझे आज के इस बटे हुए समाज में बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक लगा। हाँ। और वो है स्यादवाद या अनेकांतवाद। ये वाकई मानव चिंतन की एक बहुत बड़ी छलांग थी। स्यादवाद बताता है कि हर सत्य सापेक्ष या रिलेटिव होता है और वो बहुआयामी होता है। किसी भी एक चीज या विचार को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कोई भी एक नजरिया अपने आप में अंतिम और पूर्ण सत्य नहीं होता।
किसी दूसरे के विचार को पूरी तरह से नकार देना गलत है। ये सिद्धांत एक बहुत ही सहिष्णु समाज की नींव रखता है, जहां अलग अलग विचार एक साथ रह सकते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। जी बताइए। ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे शहरों के विकास और विशेषकर व्यापारिक वर्ग ने इन नए धर्मों को हाथों हाथ लिया। व्यापारियों के लिए ये बहुत ही व्यावहारिक विकल्प था। व्यापार के फलने फूलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति की। और बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही शांति और अहिंसा की बात करते थे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि इन धर्मों ने जन्म के आधार पर होने वाले जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह नकार दिया। इससे समाज के उस वर्ग को भी इनमें सम्मान मिला जो अपनी मेहनत से अमीर तो बन गया था, लेकिन जिसे समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। जब भारत के मध्य और पूर्वी भाग में ये सब हो रहा था, जहां एक तरफ मगध एक क्रूर साम्राज्य बन रहा था और दूसरी तरफ नए धर्म जन्म ले रहे थे, तब उत्तर पश्चिम सीमांत पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। वहां विदेशी ताकतें नजर गड़ाए हुए थीं। भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, वो राजनीतिक रूप से कई छोटे छोटे राज्यों और कबीलों में बटा हुआ था। वहां मगध जैसी कोई एक विशाल केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सबको एक साथ ला सके। इसी राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर ईरान के हखामनी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। मैं सोच रहा था, इस ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या दीर्घकालिक असर हुआ? क्या ये सिर्फ लूटपाट तक सीमित था? ये सिर्फ सैन्य आक्रमण नहीं था। इसका सबसे गहरा असर अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर पड़ा। भारत और ईरान के बीच नए व्यापारिक मार्ग खुल गए। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो विचारों का भी लेन देन होता है। ईरानी लिपिकों के साथ भारत में एक नई लिपि का आगमन हुआ, जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। अरबी की तरह यह भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाद में जब हम सम्राट अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेखों को देखते हैं तो उनमें इसी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ईरानियों के बाद जो भूचाल आया, उसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाला मैसिडोनिया का सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत की दहलीज पर आ धमका। सिकंदर ने उस विशाल ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और अब उसकी नजर भारत की असीम दौलत पर थी। जब वो भारत पहुंचा तो तक्षशिला के शासक ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। लेकिन जब वो झेलम नदी के तट पर पहुंचा, जिसे यूनानी हाइडस्पेस कहते थे, तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। पोरस का राज्य छोटा था, लेकिन उन्होंने सिकंदर की उस अपराजय सेना का जिस बहादुरी से सामना किया, वो इतिहास में अमर है। हालांकि पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य उन्हें ससम्मान लौटा दिया। और यहीं से कहानी में वो ऐतिहासिक मोड़ आता है। पोरस को हराने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी और ब्यास नदी के तट पर पहुंच गए। सिकंदर की नजर अब गंगा की घाटी पर थी। लेकिन फिर अचानक उस सेना ने, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को खाक में मिला दिया था, आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसकी असली वजह क्या थी? क्या वे सिर्फ घर की याद से परेशान थे? घर से दूर होने की थकान एक कारण जरूर थी, लेकिन असली वजह था वो खौफनाक सच जो ब्यास नदी के उस पार उनका इंतजार कर रहा था। यूनानी सैनिकों ने मगध के विशाल नंद साम्राज्य की खौफनाक कहानियां सुन ली थी। उस समय मगध की गद्दी पर धनानंद बैठा था। यूनानी इतिहासकारों ने खुद अपने दस्तावेजों में लिखा है कि धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार थे और 2,000 रथ, और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज 3,000 प्रशिक्षित युद्ध हाथियों की एक विशालकाय सेना। यूनानी सैनिकों ने झेलम के युद्ध में पहली बार पोरस के कुछ दर्जन हाथियों का सामना किया था। और उसी अनुभव ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब यह कल्पना करना ही उनके लिए भयानक था कि सामने 3,000 हाथी दीवार बनकर खड़े होंगे। उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। सिकंदर बहुत चाहता था कि वो आगे बढ़े और पूरे भारत को फतह करे, लेकिन वो अपनी ही सेना से हार गया। सामने एक ऐसी सेना थी जो उन्हें सचमुच पैरों तले रौंद सकती थी। आखिरकार महान सिकंदर को वहीं से, ब्यास नदी के तट से, अपना विश्व विजय का सपना छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ये पूरे इतिहास का एक बहुत ही शानदार अध्याय है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे लोहे की एक साधारण सी खोज ने एक ऐसा आर्थिक चक्र शुरू किया जिसने खेती को मजबूत किया और व्यापार बढ़ाया
और अंततः बड़े शहरों और महाजनपदों को जन्म दिया। हमने ये समझा कि मगध सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन भौगोलिक स्थिति और लोहे की खादानों के दम पर जीता। और साथ ही हाथियों की सेना और कभी वैवाहिक तो कभी बेहद क्रूर जासूसी कूटनीति के दम पर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर पाया। इसके साथ ही हमने ये भी गहराई से देखा कि इस द्वितीय नगरीकरण की उथल-पुथल ने केवल अर्थव्यवस्था और राजनीति को नहीं बदला, बल्कि दुनिया को बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए तार्किक और समानता पर आधारित जीवन दर्शन दिए। प्राचीन भारत के वज्जी और मल्ल जैसे गणसंघों ने यह भी साबित किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मूल्य कोई आज की आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह भारत के प्राचीन राजनीतिक ढांचे का ही एक जीवंत हिस्सा रहे हैं। ये पूरा इतिहास सिर्फ कुछ राजा महाराजाओं के युद्ध और संधियों की मृत कहानियां नहीं है। ये समझने का एक बहुत ही स्पष्ट जरिया है कि कैसे अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा बदलाव और नई तकनीक मिलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। ये सच है कि जो काम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे और कृषि अधिशेष ने किया था, शायद वही काम आज की सदी में डेटा और इंटरनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मानव सभ्यता का विकास इसी तरह काम करता है। इतिहास हमेशा खुद को अलग अलग रूपों में दोहराता है, बस उसके उपकरण और तकनीकें बदल जाती हैं। अंत में जाते जाते एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल जहन में आता है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, अगर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के तट पर विद्रोह नहीं किया होता और वो सीधे आगे बढ़कर मगध की उस 2 लाख की विशालकाय सेना से टकरा जाती, तो इतिहास के पन्ने क्या कह रहे होते? क्या युद्ध और सफर से थके हुए यूनानी सैनिक मगध की उस दीवार को भेद पाते, या मगध के हाथियों के पैरों तले हमेशा के लिए कुचले जाते? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर सिकंदर और धनानंद के बीच वो महायुद्ध हो जाता, तो क्या तब भी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य को नंदवंश को उखाड़ फेंकने का वो ऐतिहासिक मौका मिल पाता? क्या बिना उस यूनानी खतरे के भारत कभी एक अखंड मौर्य साम्राज्य के रूप में एकजुट हो पाता? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख देता है और किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।